कहानी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम क्लेरा है। वो अपने किचन में एक अलग सी आवाज सुनती है। वो आवाज को बंद करने की कोशिश कर रही थी, पर वो अजीब और डरावनी आवाजें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब क्लेरा का हस्बैंड जुआन घर आता है तो उसके लिए खाना नहीं था, क्योंकि क्लेरा ने खाना पकाया ही नहीं था। जुआन क्लेरा से इसकी वजह पूछता है तो क्लेरा कहती है कि उसे किचन से डरावनी आवाजें आ रही हैं, जिस वजह से उसने खाना नहीं बनाया। जुआन किचन में जाकर देखता है तो आवाजें अभी भी आ रही थी। जुआन कहता है कि प्लम्बर इसे ठीक कर देगा, इसमें डरने वाली बात क्या है। लेकिन क्लेरा बताती है कि वो आवाजें कुछ कह रही हैं। जुआन कहता है क्या कह रही हैं वो आवाजें। क्लेरा कहती है कि वो आवाजें हमें मारने के लिए कह रही हैं। जुआन को क्लेरा की बात अटपटी लगती है। नेक्स्ट सीन में हम क्लेरा और जुआन को सोते हुए देखते हैं। तभी क्लेरा उठकर वॉशरूम में चली जाती है। जुआन की भी हल्की आंख खुलती है, वो फिर से सोने लगता है। तभी दीवार पर जोरों से एक आवाज आती है। जुआन को लगता है कि उसका पड़ोसी वॉल्टर अपने घर की रीमॉडलिंग कर रहा है, पर सुबह के 5 बजे कौन अपने घर की रीमॉडलिंग करता है। इससे जुआन की नींद खराब हो रही थी, इसीलिए वो अपने पड़ोसी को आवाज लगाकर उससे आवाज करने के लिए मना करता है, पर आवाजें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो अपने पड़ोसी के घर के सामने जाकर उसे अच्छी खासी सुनाता है और वापस आकर अपने बेड पर सो जाता है। दीवारें पीटने वाली आवाजें फिर से शुरू हो जाती हैं। जुआन रियलाइज करता है कि आवाजें वॉल्टर नहीं कर रहा है, बल्कि आवाजें किसी और कॉर्नर से आ रही हैं। जुआन वॉशरूम में आता है तो देखता है कि उसकी वाइफ की बॉडी हवा में इधर उधर दीवारों को जोर जोर से पीट रही है। क्लेरा की बॉडी पर खून ही खून था। जुआन ये देखकर डर जाता है और अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश करता है, पर क्लेरा पजेस थी। वो लगातार अपने सर को दीवार से पीट पीट कर मर जाती है। सीन चेंज होता है और हम जुआन को साइकियाट्रिक फैसिलिटी में देखते हैं, जहां जुआन से 3 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जेनो, मोरा और रोजेनटॉक उस रात की घटना के बारे में पूछने के लिए आते हैं, जिस रात उसकी वाइफ क्लेरा का मर्डर हुआ था, यानी मौत हुई थी। अब क्योंकि जुआन को ही उसकी वाइफ का कातिल समझा जा रहा था, इसीलिए ये तीनों इन्वेस्टिगेटर जुआन की मदद के लिए आए थे, क्योंकि जो भी जुआन ने बयान दिया था पुलिस को भले ही उस पर भरोसा ना हो, पर इन्हें था। इसीलिए ही ये जुआन से उसकी वाइफ की मौत के पहले के 2 हफ्तों के कुछ अजीब या जो नॉर्मल ना हो ऐसी घटना के बारे में पूछते हैं। इस पर जुआन कहता है कि उनके घर के बाहर एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई थी। इसके बाद जुआन ये भी बताता है कि उसके पड़ोसी वॉल्टर कभी भी दीवार को पीटने लगता था और पूछने पर बताता था कि वो घर की रीमॉडलिंग कर रहा है। अब हम वॉल्टर को उसके ऑफिस में देख पाते हैं और ये टाइम जुआन की वाइफ के मरने से पहले का है। जुआन यहाँ एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मोरा से बात करने की कोशिश करता है, पर उसकी असिस्टेंट यह कह देती है कि वो अभी बिजी हैं, आप उनके लिए मैसेज छोड़ सकते हैं। अब वॉल्टर काफी परेशान दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसके साथ कुछ सुपर नेचुरल हो रहा था। अब हम रात को वॉल्टर को सोते हुए देख पाते हैं, जहां वॉल्टर का बेड अपने आप हिल रहा था। वॉल्टर डर जाता है और अपने बेड के नीचे देखता है, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन एकदम से हम एक घोस्ट को देख पाते हैं जो वॉल्टर को हॉन्ट कर रहा था। वॉल्टर अगले दिन फिर से मोरा को कांटेक्ट करता है, पर उसकी असिस्टेंट कह देती है कि वो बिजी हैं और अपना मैसेज छोड़ दें। वॉल्टर उसे समझाता है कि उसके साथ कुछ सुपर नेचुरल हो रहा है। इस पर उसकी असिस्टेंट कहती है कि आपको प्रूफ देना होगा। अब वॉल्टर अपने घर आता है तो उसे जुआन मिलता है, जो शिकायत करता है कि तुम्हारी रिमॉडलिंग की वजह से मेरे घर की दीवार चटक गई है। वॉल्टर कहता है कि जल्द ही वो अपना घर रिमॉडल कर लेगा, पर सच तो ये था कि वॉल्टर कोई घर की रिनोवेशन या रिमॉडलिंग नहीं कर रहा था, बल्कि उसके साथ कुछ सुपर नेचुरल हो रहा था। इन्हीं सुपर नेचुरल चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए वॉल्टर एक कैमरा अपने रूम में लगाता है और सो जाता है। फिर से उसके साथ वही सुपर नेचुरल चीजें होने लगती हैं। वॉल्टर फिर से सो जाता है, लेकिन एक आवाज से उसकी आंख खुलती है। वो देखता है कि उसका कैमरा गिर गया है। वॉल्टर कैमरा की वीडियो चेक करता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है। वो देखता है कि अजीब सी घोस्ट फिगर उसे हर रोज हॉन्ट करती है। अब वॉल्टर को प्रूफ मिल गया था, लेकिन तभी वो घोस्ट फिगर वॉल्टर के पीछे से आती है और उस पर हमला कर देती है। सीन यही कट हो जाता है। इसके बाद हम एक बच्चे को देखते हैं जिसकी बॉल वॉल्टर के लॉन में आ गई थी। वो बच्चा यहाँ आता है और अपनी बॉल लेकर पानी पीने लगता है। तभी वॉल्टर उसे यहाँ से भगाता है और ये बच्चा डरते डरते अपने कदम पीछे लेता है। तभी एक बस आकर इसे टक्कर मारती है। इधर जुआन को घर के बाहर अफरा तफरी की आवाज आती है। वो बाहर आता है तो देखता है कि उसकी पड़ोसी अलीशिया का बेटा मर चुका है। रोड पर काफी खून था जिसे साफ कराया जाता है और उस बच्चे को सिमेट्री यानी कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। इसके बाद हम जेनो को देखते हैं, जिसके पास उसके एक पुराने पुलिस फ्रेंड का फोन आया था और वो जेनो को अर्जेंट बुलाता है। जिसके बाद जेनो को आधी रात को ही उसके पास जाना पड़ता है। जेनो के इस पुलिस फ्रेंड का नाम फ्यून्स होता है और ये दिखाता है अलीशिया के मरे बेटे की लाश को, जो खुद आकर यहाँ बैठ गई थी। फ्यून्स कहता है
आखिर ये कैसे यहाँ पहुँची पता नहीं, पर ये हिल रही थी। आखिर ये कैसे पॉसिबल है? जैनो कहता है कि ये सुपर नेचुरल है, पर अब जब इनके पास कोई एविडेंस नहीं है तो फ्यून्स यकीन नहीं करता, क्योंकि वो इसमें बिलीव करता ही नहीं। लेकिन तभी अचानक दूध का गिलास गिर जाता है जो उस डेड बॉडी के सामने रखा था। ये दोनों ये देखकर एकदम से डर जाते हैं। अगली सुबह जैनो घर से बाहर आता है तो उसे एक औरत दिखती है जो वॉल्टर के घर के फोटो खींच रही थी। जैनो उसके पास जाता है और उसे हेलो कहता है। ये औरत मोरा होती है और ये जैनो से कहती है कि आप कौन हैं। इस पर जैनो कहता है कि मैंने आपके काफी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड सेशन देखे हैं। इसके बाद जैनो मोरा को अपने साथ अलीसिया के घर के पास लाता है और उसे सारी बात बताता है कि कैसे अलीसिया की बेटे की डेड बॉडी कब्रिस्तान से आकर घर में आ गई है। मोरा भी वो डेड बॉडी देखती है, जिसके बाद ये दोनों पैरानॉर्मल एक्टिविटी और सुपर नेचुरल चीजों के बारे में बातें करने लगते हैं। इधर एक बच्चा अलीसिया के घर की दीवार कूद कर आता है और अलीसिया के बेटे को चेयर पर बैठा देखता है। ये लड़का डोर खटखटाता है, तभी ये डेड बॉडी अपना सर हिलाती है, जिसे देखकर ये लड़का चीखता है और भाग जाता है। इसकी आवाज सुनकर जैनो और मोरा आते हैं तो देखते हैं कि डोर खुला है और एक बैग भी पड़ा है जो उसी लड़के का था। जैनो इस डेड बॉडी को कपड़े में लपेटता है और फ्रीजर में डाल देता है। कुछ देर बाद फ्यून्स आता है और वो इस डेड बॉडी को लेने आया था ताकि इसे दोबारा दफना सके, लेकिन तभी ये फ्रीजर जोरों से हिलता है, जिसके बाद ये फ्रीजर समेत इस डेड बॉडी को दफनाने का फैसला करते हैं। अब यहाँ सीन कट होता है और हम पहुँचते हैं वहीं जहाँ जुआन साइकेट्रिक फैसिलिटी में बैठा है और सामने जैनो, मोरा और रोजेंटॉक बैठे हैं। ये एक पेपर पर जुआन के साइन लेते हैं क्योंकि इन्हें अप्रूवल चाहिए था ताकि ये जुआन के घर पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी का पता लगा सकें। जिस एरिया में ये सभी सुपर नेचुरल चीजें हो रही थी उनके हाउस ओनर से इन्होंने अप्रूवल ले लिया था। अब जुआन का भी अप्रूवल ले लेते हैं और आज रात को अपना जरूरी सामान लेकर पहुंच जाते हैं। खैर मोरा जुआन के घर इन्वेस्टिगेट करने आती है। रोजेंटॉक और फ्यून्स वॉल्टर के घर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आते हैं। जैनो अलीसिया के घर पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आता है। रोजेंटॉक और फ्यून्स किचन में जाते हैं जहाँ रोजेंटॉक नाइफ और स्पून को चिपका हुआ देखता है। वो इन्हें हिलाता है कि तभी चाकू रोजेंटॉक के हाथ के आर पार हो जाता है। रोजेंटॉक ध्यान देता है कि कोई ऊपर अलमारी से उसका खून पी रहा है। रोजेंटॉक अलमारी खोलता है तो वहाँ कुछ नहीं था। इधर मोरा को भी जुआन के घर की चीजें हिलती हुई नजर आती हैं और जैनो अलीसिया के घर में था पर उसे कुछ भी अजीब नहीं लगता। दूसरी तरफ रोजेंटॉक फ्यून्स को वॉल्टर के बेड के नीचे दिखाता है, वहाँ कुछ नहीं था। इसके बाद रोजेंटॉक दूसरे एंगल से देखने के लिए कहता है। तभी फ्यून्स को वो घोस्ट फिगर दिखाई देता है। रोजेंटॉक कहता है कि जिस तरफ से लाइट आ रही है वहाँ से कुछ नहीं दिखता, लेकिन जिस तरफ से अंधेरा आ रहा है वहाँ से सब कुछ दिखता है। ये भयानक नजारा देखकर फ्यून्स जैनो को कॉल लगाता है। जैनो कॉल पिकअप करता है। जैनो बात करते हुए दूसरे घर में एक घोस्ट फिगर को देखता है। जैनो बार बार इधर उधर होकर देखता है, कभी वो गायब हो जाती तो कभी दिखने लगती। तभी एकदम से वो जैनो के सामने आ जाती है और जैनो डर जाता है। दूसरी तरफ फ्यून्स को लगता है कि जैनो किसी मुसीबत में है, इसीलिए वो उसके पास आता है, पर यहाँ कहीं भी जैनो नहीं दिखाई दे रहा था। फ्यून्स को एक अलमारी से आवाजें आने लगती हैं। जब फ्यून्स उस अलमारी को तोड़ता है तो उसके अंदर जैनो था, लेकिन देखने में लगता है कि वो अब पजेस हो चुका है। फ्यून्स मोरा के पास आता है और उसे जैनो के बारे में बताता है, पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। मोरा जुआन के घर की क्रैक दीवार को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। वो फ्यून्स को बताती है कि ये चीजें एक अलग डायमेंशन से आती हैं और ये वाटर के थ्रू माइक्रोस्कोपिक लेवल पर फैलती हैं। अब इंसानों में भी पानी होता है, इसीलिए वो घोस्ट फिगर फैल रही है। यानी इसी तरह चलता रहा तो ये पूरे एरिया हॉन्टेड हो जाएगा। मोरा बोल ही रही थी कि तभी क्रैक बॉल से एक हाथ आता है और मोरा की गर्दन तोड़ देता है। ये देखकर फ्यून्स को अटैक आता है और वो जमीन पर गिर जाता है। कुछ देर बाद फ्यून्स उठता है और खिसकते हुए किचन में पहुंच जाता है। यहाँ अलीसिया आती है, जिससे फ्यून्स हेल्प मांगता है और हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। अलीसिया फ्यून्स से कार में बैठने के लिए कहती है, लेकिन फ्यून्स देखता है कि अलीसिया का बेटा कार में है। फ्यून्स यहाँ से भागता है और अपनी कार में बैठता है। तभी मोरा की लाश फ्यून्स की कार के पास आती है और कहती है कि अभी भी वक्त है, वो सबको बचा सकता है। लेकिन फ्यून्स डरा हुआ था। वो अपनी जान बचाता है और भागकर इस एरिया से दूर आ जाता है। वॉकी टॉकी पर फ्यून्स का पुलिस कॉलीग ये कहता है कि मैं इस एरिया में हूँ, तुम कहाँ हो। इस पर फ्यून्स अपने कलीग को ऑर्डर देता है कि वो वहाँ से निकल जाए ताकि वो घोस्ट फिगर उसे नुकसान न पहुँचा दे। फ्यून्स गैसोलीन लेता है और वापस उस एरिया में आकर एलिसिया के घर में गैसोलीन छिड़कने लगता है। वो देखता है कि एलिसिया ने फांसी लगा ली है। फ्यून्स उस पर भी गैसोलीन छिड़कता है और बाहर आकर माचिस जलाता है, पर जैनो जो अब पजेस है वो माचिस की स्टिक को बुझा देता है।
फ्यून्स पीछे हटता है और अपनी गन से गैसोलीन में आग लगाकर अलीसिया के घर को जला डालता है। सीन यहाँ कट होता है और हम फिर से जुआन को देखते हैं, जिसे 3 नए ऑफिसर पूछताछ करने के लिए आए थे। ये तीनों नए ऑफिसर्स पिछले 3 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के फोटो दिखाते हैं, जिनमें से एक रोजेंटॉक का था। जुआन रोजेंटॉक की पिक्चर को उनकी तरफ खिसकाता है और कहता है कि ये आपके पीछे खड़े हैं, पर इनका फेस जला हुआ है। ये तीनों पीछे देखते हैं तो कोई नहीं होता, लेकिन तभी एक कुर्सी हिलती है और एकदम से वो कैमरा की ओर आती है। यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। जानता हूँ दोस्तों एंडिंग और कुछ बीच में से समझ नहीं आया होगा। तो हमने 3 घरों को देखा जो सुपर नेचुरल चीजों से इफेक्टेड थे।